हमारे YouTube चैनल पे समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं सबका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने बेटा आपको प्रकाश, ध्वनि, कार्य ऊर्जा के जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है या तथ्यात्मक प्रश्न है मैंने साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल आप लोगों के लिए 18 जो चैप्टर दिया हुआ है साइंस का उसको इसी यूट्यूब के माध्यम से फ्री में कराने का निश्चय ले लिया है। तो बिल्कुल इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र जी, उर्मिला, प्रतिमा, जगदम्बा, पुष्पेन, सबका स्वागत है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। गुड इवनिंग मोना नाग जी, सभी का स्वागत है भाई जितने बच्चे हुए हैं, है ना। चलो आज की क्लास में अपन का ये जो चैप्टर है वो रहेगा फोर्स मोशन, इस वाले चैप्टर मतलब गति बल वाला चैप्टर जो चैप्टर 4 है इस पर बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं चाहे वो न्यूमेरिकल हो, इस पर हमारी चर्चा चलेगी। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साध्य पीएससी एकेडमी अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका है प्रवेशशाला प्रयोगशाला के लिए। तो हमने इस पर जोरों शोरों से मेहनत करके एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न आधारित इस पर 5 फुल टेस्ट लाया है, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी, जो कि व्यापम आपको पता ही है ना, जो कि 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 3 टेस्ट बचा है। तो क्या सर अभी खरीदेंगे तो 2 टेस्ट नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, पुराना वाला भी 2 मिलेगा। अभी जितना भी टेस्ट बचा हुआ है 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख वाला ये भी मिलेगा। तो बिल्कुल आप इस टेस्ट से ज्वाइन करके, है ना, मैंने इस प्रकार से इसको बनाया हुआ है ताकि आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट हो सके इसमें अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड माहौल मिल सके। आप इसके लिए क्या करें तो साध्य पीएससी एकेडमी का अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। कुछ भी डाउट होता है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारी साइंस की ई बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रयोगशाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है। इसमें कुछ संशोधन करें, कुछ और एड ऑन करना है, जो कि लगभग आपको 15 से 20 तारीख के बीच देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। किसी भी बुक स्टोर पे आपको नहीं मिलेगी, ये केवल और केवल साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। ये ई बुक है भाई, जहां पे एमसीक्यू मिलेगा और 1 लाइनर चीजें मिलेगी। चलिए तैयारी करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बेटा कि किसी निकाय का वेग, क्या पूछ रहा है कि किसी निकाय का वेग नहीं बदला जा सकता है। ये कंडीशन दिया है कि भाई आपको बताना है कि किसी भी निकाय का वेग जो वेलोसिटी है वो नहीं बदला जा सकता है। क्या करने से नहीं बदलेगा? तो निकाय के वेग की चाल और दिशा दोनों को बदलकर, क्या ये सही है? और ये बी निकाय का आकार बदलकर, केवल निकाय की चाल बदलकर, या केवल निकाय की गति की दिशा को बदलकर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी बच्चे से मैं आंसर चाहूंगा। सर जी ई बुक का प्रिंट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल यार, उसमें ऑप्शन है ना, देंगे, उसको 20 तारीख के बाद देंगे भाई, अभी नहीं देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट करने के बाद, क्योंकि देखो ई बुक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 दिन लगता है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने वाले होंगे, आप अगर टेबल में 4 घंटा 5 घंटा बैठने वाले होंगे तो आराम से 2 दिन में उसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो उसको मैं प्रिंट के लिए अवेलेबल दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार करके, है ना, अभी बिल्कुल मतलब सुधार करके कुछ और क्वेश्चन एड ऑन करके अभी बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। जिन लोग वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना है भाई कि किसी निकाय का वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, वेग मतलब क्या होता है भाई? तो वेग होता है सर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। विस्थापन क्या है सर? तो विस्थापन होता है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जिसको विस्थापन बोलते हैं। या बोल सकते हैं विस्थापन मतलब शॉर्टकट जो रास्ता होता है, मिनिमम पथ की लंबाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या? शॉर्टकट डिस्टेंस, और टाइम तो आपको पता है। और विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है? वो वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर समझ आ रहा है ना। चाल अलग चीज है, वेग अलग चीज है। चाल क्या है सर? तो चाल होता है बेटा दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। चाल होता है क्या? दूरी बटे समय। जबकि यहाँ पे वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। आपको एक चीज और बता देता हूं, जो विस्थापन होता है, जो वेग होता है, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि हम उसको बोलते हैं जिसकी दिशा होती है और परिमाण भी होती है। जबकि जो चाल होता है, जो दूरी होता है, ये अदिश राशि है। और अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती। अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती, ये दिशा पर निर्भर नहीं करते। जबकि जो सदिश राशि होती है इसकी दिशा भी होती है और परिमाण, परिमाण मतलब एक मेजर, मापने का इकाई, यूनिट, 4 किलो 5 किलो, ये सब क्या कहलाता है, ठीक है। लाइक कर दिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।
ठीक है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच की दूरी विस्थापन, हाँ वही ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट, कम लंबाई, है ना, ज़्यादा परिभाषा वाली नहीं जाना है, हमको उसको समझना है कि भाई विस्थापन है क्या चीज़। तो मान के चलो एक बहुत सारे बच्चे की प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चा हो सकता है कि 9वीं 10वीं के एक एक पेज को एकदम चाट डाले होंगे, उसके बाद दुनिया भर के और बहुत सारी बुक को चाट के बैठे होंगे और है ना आराम से एकदम से मतलब तैयारी कर रहे होंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं, अब वो उनको लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, और जो 9, 10 के जो सिलेबस में दिया उसके कॉन्सेप्ट उनके क्लियर है, और मान के चलो उसका एग्जाम निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्टकट तरीके से तैयारी करनी। नो डाउट जिन्होंने मेहनत किया उसका भी होगा, बट इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट होगा वो क्या है बेटा, विस्थापन। जैसे कि मान के चलो यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इस बिंदु से लेके यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये एक तो डिस्टेंस चल किया। अब शॉर्टकट जाने वाला क्या करेगा, ले दादा यहाँ से ऐसे चला गया ये, तो ये क्या कहलाएगा, शॉर्टकट, इसी को बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी निकाय का वेग नहीं बदला जा सकता, तो कैसे नहीं बदला जा सकता, निकाय का आकार बदलकर नहीं बदला जा सकता। अगर आकार बदल देंगे, है ना, तो इससे भाई किसी का वेग नहीं बदलने वाला है। जैसे आप मान के चलो किसी मोड़ में बाइक चला रहे हो, है ना, तो मोड़ पे आपको क्या करना है, वेलोसिटी कम करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर वेग नहीं कम करोगे तो फेंका जाओगे दूर, गाड़ी मुड़ेगा नहीं। तो हम मोड़ में क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड कम करते हैं, सॉरी वेलोसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं बदल सकता, क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होगा, ये मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ बिल्कुल आपके इसी मोबाइल या यूट्यूब चैनल पे, है ना, जहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 6, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 7, या 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 9, या 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 8। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया। आपको मैं बता दूं, सीजीएस में पूछा गया बेटा एसआई में क्या होता है, 6.67 गुना 10 के घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, है ना, प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या है, मान है 6.67। सार्वत्रिक मतलब सभी जगह पे लागू होने वाला, हर जगह पे लागू होने वाला। अब इसको तो मैंने कराया हुआ था, याद है, इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल रटा रुटाया होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ, ये डाटा इतने फिक्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रटना नहीं है। ठीक है, चलो तो आपको बता दो बेटा 1 न्यूटन बराबर क्या, 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन। क्या, डाइन। अब डाइन क्यों लिख रहा हूँ सर, क्योंकि सीजीएस में पूछा है ना भाई, सीजीएस मतलब छोटा मात्रक, एसआई मतलब बड़ा मात्रक, सीजीएस मतलब छोटा मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, बड़ा वाला न्यूटन, और न्यूटन का छोटा मात्रक मतलब सीजीएस पद्धति मात्रक होता है बल का डाइन। क्या होता है, डाइन। तो इनके बीच कोई रिलेशन है, मैंने बताया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन, जबकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 के घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 के घात 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, जिसको भी बोल सकते हो। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब किलोग्राम क्या है, तो 1 किलो बेटा, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 10 के घात 3 ग्राम, 10 के घात 3 ग्राम। तो मैंने बताया 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5, 1 मीटर बराबर 10 के घात 2, और 1 किलो बराबर 10 के घात 3 ग्राम। अब आपको क्या करना है, सीजीएस पद्धति मात्रक बताना है, तो इस सब को चेंज करना पड़ेगा। न्यूटन को करना पड़ेगा 10 के घात 5, मीटर को करना पड़ेगा 10 के घात 2, और उसमें ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब किलोग्राम को करना पड़ेगा 10 के घात 3, और उसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो 5 9, ठीक है, 5 क्या 9, और 9 और ऊपर में चला गया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन के जगह मैंने लिख दिया 10 के घात 5, मीटर के जगह मैंने लिख दिया 10 के घात 2 के घात 2। घात 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना। किलोग्राम मैंने लिख दिया 10 के घात 3, के घात कितना लिखना है 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 10 के घात 5, है ना, गुना 10 के घात 4, गुना कर रहा हूँ, घातांक के नियम 3 दूनी 6, ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 के घात -6।
अब ये 5 4 9, 9 में 6 घटाओगे तो 10 के घात 3। अब यहाँ पे 10 के घात 3 और यहाँ पे 10 के घात 8, तो -8 वाला सही हो जाएगा भाई, है ना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 10 के घात 3 आ गए हम लोग इसको सॉल्व किए तो, और यहाँ पे 10 के घात -11 है, तो यहाँ पे 11 में 3 घटाएंगे तो -8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे लोग सी कर रहे हो भैया, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बनाया करो, ठीक है। समझ आया कैसे कैसे किया? यस और नो कमेंट करो, कमेंट। अगर ये समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करो भाई, है ना। ये न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन। थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन से आपके प्रश्न में इस टाइप अगर कुछ भी प्रश्न पूछे, व्यापम इस टाइप के कुछ भी प्रश्न पूछे, तो आप कम से कम इस रिलेशन के माध्यम से कम आप बना पाओगे, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं कि इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हो। अब मुझे पता था कई लोग क्या दिमाग लगाए हैं, वो 10 के घात 9 वाले को मुझे पता है क्या दिमाग लगाए कि भाई इसमें मीटर दिया तो 10 के घात 2 कर देना, कम कर दे। समझ आ रहा है? तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखो यही पिछले बार भी ये क्वेश्चन कराया तो फिर भी गलत कर दिए, मुझे दुख होता है यार। इतना कुछ कर रहा हूँ प्रयोगशाला परिचारक के लिए ताकि कम से कम साला 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। अब सबका तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास भी 500 बच्चे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम जिन 500 बच्चों के लिए मैं जान लगा रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, MCQ कराऊंगा बोला तो MCQ करा रहा हूँ, भी टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्न ला रहा हूँ, उसके बाद भी इस टाइप के हरकत सी कर रहे हो, सी गलत है सबका, ठीक है। चलिए, दैट्स क्लियर। समझ आया कि नहीं आया कि कैसे कैसे घातांक नियम पता है कि नहीं पता है? यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 4 9 और 9 में 6 घटाएंगे तो 10 के घात 3। अब 3 को यहाँ पे 10 के घात माइनस, यहाँ पे 10 के घात -11 है, अब गुना 10 के घात कितना 3 आया है, तो 11 में 3 घटाएंगे तो 10 के घात -8। बड़ा वाला का चिन्ह लेते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये -8 वाला सही होगा। चलो, तो थोड़ा सा मेरा लाज बचा देना भाई पेपर के दिन, है ना। कम से कम यहाँ पे मुझे 2-4 बच्चे चाहिए जिनको मैं पढ़ाया हूँ, उनका सिलेक्शन चाहिए मुझे। इस प्रकार का मेहनत करो, ठीक है। जब मैं तुम लोगों को लिखना कुछ कर रहा हूँ, साइंस का ई-बुक बनाया हूँ बैठ के 2 महीने तक, ठीक है। पूरा एक 9वीं 10वीं का NCERT प्लस SCERT पढ़ा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चंस को बनाया, फिर उसके बाद उसको टाइप के लिए दिया, ठीक है। चलिए, दुख होता यार, है ना। चलिए, थोड़ा सा मेहनत किया करो। चलो, अगला क्वेश्चंस आपके सामने, और ये क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, कितना है 60 किलो है, व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? ये अभी अभी क्वेश्चन तो कराया हूं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर गलत होगा तो बिल्कुल सभी बच्चे से उम्मीद रहेगा कि सही होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो, वीरेन का आंसर आ चुका है, 10 किलो होगा सर। प्रतिमा का भी आ गया, 10 किलो होगा सी। एग्जाम के प्रेशर दिमाग में आ गया भाई, प्रेशर नहीं लेना है, आराम से चिल करके पढ़ना है, ठीक है। 9वीं 10वीं की तो सिलेबस डला है, ठीक है। आराम से बढ़िया तरीके से पेपर दिलाना है, ठीक है। जितना हो सके दिमाग को, भाई मुझे पता है डर लगता है, पेपर सामने डर लगता है। साला साइंस पढ़ने जाओगे तो फिर वो जियोग्राफी का टेंशन, जियोग्राफी पढ़े तो छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा दिया, वो उसका टेंशन, उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। वो भी पढ़ लिए साला करंट अफेयर का टेंशन, वो सब चीज़ चलेगा, ठीक है। लेकिन उसी से जो उबर गया, उन्हीं 430 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आपको इस श्रेणी में रहना है, ठीक है, इस श्रेणी में रहना है। चलिए, पुष्पेंद्र कुमार बोल रहा है 60, सीमा बोल रही है सी, यामिनी बोल रही है बी। सर ई बुक कैसे परचेस करें? ई बुक के लिए कुछ नहीं भैया, आपको साध्य PSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप का एप्लीकेशन होता है ना, वैसे ही हमारा साध्य PSC एकेडमी का एप्लीकेशन है। वहाँ चले जाना, अपना मोबाइल नंबर डालना, फिर उसमें ई बुक वाला सेक्शन दिया होगा, उस ई बुक वाले सेक्शन को क्लिक करोगे तो ये पहले पेज में आपको दिखेगा साइंस का ई बुक, वहाँ पे जाके इसको पेमेंट कर लेना, ठीक है। मात्र और मात्र इसकी कीमत 128, GST भी इंक्लूड है उसी में, 128 रुपये में ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक आपको समर्पित है प्रयोगशाला परिचारक के लिए। चलिए, क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं भाई? चलो, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, अभी भी मैं नाराज हूँ बहुत सारे बच्चों से, अभी भी नाराज हूँ, ठीक है। क्या पढ़ाया हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। चलो, क्वेश्चंस पढ़ते हैं भाई। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान
पृथ्वी की सतह पर 60 किलो का है। मान के चलो मेरा वजन कितना है 60 किलो। कहाँ पे? पृथ्वी में। पृथ्वी पर कितना मेरा वजन 60 किलो। यदि मैं कहाँ पहुंच गया? चंद्रमा। तो मेरा द्रव्यमान का कितना होगा? द्रव्यमान मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ में निहित, है ना, निहित द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, तो जो भी क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ में जितनी उसकी क्वांटिटी है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अब मैं 60 किलो का हूं, अब मैं चंद्रमा में जाऊंगा तो अभी मैं 60 किलो का ही रहूंगा ना भाई, कैसे मेरा 10 किलो का हो जाऊंगा? तो द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर होगा 60 किलो का ही, 60 किलो का ही। कैसे परिवर्तन होगा यार? मैं 60 किलो का हूं, चंद्रमा में चला जाऊंगा तो भी 60 किलो का। चेंज होता है बेटा भार, चेंज होता है क्या? भार। दैट्स क्लियर? भार चेंज होता है, भार। कई लोग तो डी बोल रहे हैं, जीरो हो जाओगे, जीरो हो जाओगे सर, पागल हो गए तुम लोग, ठीक है। तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता, चेंज होने वाला चीज क्या है बेटा? भार। क्या चेंज होगा? भार। दैट्स क्लियर? भार परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? भार, वेट परिवर्तन होगा, ठीक है। तो याद रखना है भार में चेंजेस होगा, कभी भी द्रव्यमान परिवर्तन नहीं। मात्रक को देख लो, किलोग्राम लिखा है, तो यहाँ 60 किलो हो तो कहीं भी जाऊंगा 60 किलो का ही रहूंगा। मेरा पैर थोड़ी कम हो जाएगा, मेरा हाथ का वजन उतना ही रहेगा ना। भार परिवर्तन हो जाता है। भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। ये लो, भार का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो अगर मान के चलो मेरा भार 60 न्यूटन है, अगर मैं चंद्रमा में जाऊंगा तो वहां 1/6 हो जाऊंगा, मतलब 1/6 गुना 60 हो जाऊंगा। कहाँ पे? चंद्रमा पे। कहाँ पे? चंद्रमा पे। हाँ, तो वहां मेरा हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाऊंगा? 10 न्यूटन। लेकिन मेरा जो वो है मास है वो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ 60 किलो का हूं तो कहीं भी चले जाऊं मैं कितने किलो का रहूंगा? 60 किलो का ही रहूंगा। दैट्स क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये लो न्यूमेरिकल एक और प्रश्न। 78 किलो के एक व्यक्ति का वजन बोला गया है, चांद पर क्या होगा यदि जी की वैल्यू इतना दिया गया है? ये लो आप बनाओ। वजन बोला गया है कितने किलो का? 78। चलो मैं अपने आप को ही ले लूँ कि मैं 78 किलो का हूँ और मेरा वजन यहाँ पे इतना है। कहाँ पे? पृथ्वी में। अब मैं चंद्रमा पे चले जाऊंगा तो क्या होगा, इसी को आपको बताना है। जिसको बुक लेना है भाई, इसी के डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, वहां से ले सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बताओ भाई, बताओ। अब इसमें क्या रखा है बताओ ना, इसको तो मैं क्लास में कराया हूं ना कि 78 किलो के एक व्यक्ति का वजन चांद पर क्या होगा। लो चला गया चांद पर वजन, चांद पर वजन, तो उसमें एम भी कार्य करेगा, जी भी कार्य करेगा। भाई जी क्या है सर? गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो 78 को मैंने गुणा कर दिया, जी की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू यहाँ पे स्पेशली दे दिया है। एक्चुअली होता कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है। ये नहीं मिटेगा क्या? इसी चीज को बस मिटाना है ब्रश ऐसे में। हाँ मिटेगा, इसमें तो पूरा क्लियर। चलो चलो यहां पे दिया है 78 है ना, एम की वैल्यू, और जी की वैल्यू दिया है बेटा 1.63। गुणा कर दो, बस गुणा बस तो करना है। तीसरी क्लास के लड़का लोग बता देंगे गुणा करोगे तो, ठीक है। तो 8 तिया 24, ये यही वाला आंसर होगा, क्योंकि एक ही ठो में आ रहा है 8 तिया 24। बाकी तो मैं गुणा करके देखूंगा भी नहीं, क्योंकि 4 तो इसी बस में है ना। तो 8 तिया 24 का 4, तो बाकी मेरे गुणा करने की जरूरत नहीं। तो जिसका 27.14 आ रहा है ना न्यूटन में, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या? डी। दैट्स क्लियर? ऐसा पेपर बनाया जाता है, ठीक है। अब जी का वैल्यू जबरदस्ती 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है करके मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे दिए रखा है ना भाई 1.63, क्योंकि चांद पर पूछ रहा है, पृथ्वी पर नहीं पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? चंद्रमा पर लेके चला गया आपको। और चंद्रमा की जो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है वो होती है 1.63। ये भी याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन। दैट्स क्लियर? चलिए, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना। ये लो, ये पृथ्वी है और इसका इसे द्रव्यमान बता दो कितना किलो का है। ये तो मैं पकड़ लिया, ये पृथ्वी, इसका द्रव्यमान बता दो कितने वजन का है। इसका नहीं बताना है, पृथ्वी का बताना है, ठीक है।
बता दीजिए, एक बार कमेंट दिखा देना सर। चलो बता दो भाई, बता दो। तुक्का लगाएंगे सर, तुक्का। ठीक है, तो याद रखना फैक्चुअल क्वेश्चन है। 6 गुना 10 के घात 24 ग्राम, 6 गुना 10 के घात 24 ग्राम, इसको निकाल के बैठे हैं, तुमको नहीं निकालना है पेपर हाल में। निकाल तो सकते हो लेकिन निकालना नहीं है, क्योंकि वहां पे कैसे निकालोगे। तो आपको ये याद रहना चाहिए 6 गुना 10 के घात 24 ग्राम है ना, पृथ्वी को क्या होता है द्रव्यमान। किलोग्राम में नहीं, ग्राम में दिया है। किसमें दिया है? ग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन, किलोग्राम में होना चाहिए क्यों? थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लेना है भाई, यहाँ पे करेक्शन कर लेना है। ये किलोग्राम है ना, ये किलोग्राम है, ठीक है, ये किलोग्राम रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये किलोग्राम ही है ये भी, ठीक है, किलोग्राम ही है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण नाव से गिरती है और एक ही समय पर भूमि पे पहुंचती है? चलो भाई बता दो। चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बता दो भाई किसने दिया। थ्योरी वाला है यार, है ना। याद रखना गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो का नाम तो आपको पता ही है, गैलीलियो जी हमारे, है ना, जिन्होंने बताया है। ठीक है, तो गैलीलियो का स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। किसका स्टेटमेंट है भाई? गैलीलियो का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं लगता पृथ्वी किस बिंदु पर? मैंने आपको पढ़ाया था और यह भी बताया था इस ग्लोब के माध्यम से कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव और ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पे ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल होता है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इसकी संरचना इस प्रकार अंडाकार बने ना, इस कारण से ये क्या करता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पे अधिकतम होता है। आपसे क्या पूछा है? आपसे तो ये पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण कहाँ नहीं होता है। ये लो भाई, किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पे। चलो बता दो भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। नए बच्चे वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरी 18 टॉपिक आपको इसी चैनल में ऑलरेडी 3 करा चुका हूं। कार्य ऊर्जा, दूसरा वाला चैप्टर तरंग, तीसरा वाला चैप्टर प्रकाश दर्पण, उत्तर दर्पण, लेंस, है ना। फिर उसके बाद ध्वनि वाला करा दिया, ये वाला भी देख लेना, ठीक है, बल गति का। चलिए, तो क्या हो जाएगा, याद रखना है कि इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। इस पर तो सबसे ज्यादा होता है, इस पर तो सबसे ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर भी होता है, समुद्र के सतह पर भी होता है, पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है सर। केंद्र मतलब सेंटर पे गुरुत्वाकर्षण का मान नहीं होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, कि सर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार खिंचाव किस कारण से हो रहा है? आपको पता है कि ये हमारा सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चंद्रमा। ये लो, है पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा। अब ये चंद्रमा क्यों घूम रहा है इसी को आपको बता देना है ना। आपको पता है कि वो एक प्राकृतिक उपग्रह अपना, है ना। तो पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार जो खिंचाव बल है, ये किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्री। अपकेंद्री केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल है। केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? अपकेंद्री बल। बी कहलाता है अभिकेंद्री, मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल।
केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्री। 3, ना तो ए और ना ही बी और डी, ए और बी दोनों। जय जोहार जी, सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, नए बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ये पूरी प्रयोगशाला तक सीरीज चलेगी, जितने भी साइंस के 18 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, 18 टॉपिक मैं यूट्यूब पे डेली कराऊंगा आपको, है ना, 4 बजे। ठीक है, तो ये लगातार चलेगी हमारी श्रृंखला। पूरी टॉपिक का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा साध्य पीएससी के चैनल पर। साइंस बाई राकेश सर करके सर्च करेंगे, पूरी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबने अपना एजम्पशन लगा लिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। खींचेगा सर, खींचेगा, केंद्र की ओर बल लगेगा तो क्या कहलाएगा? अभिकेंद्री बल कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। न्यूमेरिकल प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि द्रव्यमान 25 किलो हो तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। ये नहीं कराऊंगा पेपर। अब यहाँ ये थोड़ी पूछूंगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे ये सब चीजें यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या? किलोग्राम। तो 25 किलोग्राम के एक बॉक्स को एफ न्यूटन बल, है ना, एफ एन बल द्वारा 15 मीटर तक धकेला जाता है। ठीक है, एक 25 किलो का बॉक्स है, मान के चलो एक बक्सा है, ये एक बक्सा है। ठीक है, क्या है? बक्सा। 25 किलो का बक्सा है, उस पर एक बल लगा के 15 मीटर तक धकेला जाता है। 15 मीटर तक क्या किया? धकेल दिया गया। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है। तो एफ का मान ज्ञात करें, एफ का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या दिया गया सर, उसको आपको ढूंढना है और इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए चलो बता दो भाई, चलिए बता दो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना यार, है ना। चलो बता दो भाई, है ना। आपको दिया क्या क्या है? एक तो दिया है एम, एम मतलब द्रव्यमान 25 किलो दिया है। ये न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे प्रयोगशाला पेपर में, इसको भी देख लो। दिया क्या क्या उसको लिखना है। तो द्रव्यमान दिखना है 25 किलो। एक बॉक्स को एन बल द्वारा इतना मीटर खींचा जाता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य डब्ल्यू की वैल्यू दिया गया है कितना? 480 जूल। जूल मतलब कार्य की इकाई क्या है बेटा? जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल। ठीक है, अब दूरी कितना दिया? दूरी दिया है 15 मीटर। ये लो, दूरी दिया है सर 15 मीटर, इसको भी मैंने लिख दिया 15 मीटर सर। अब आपको एफ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एफ का मान ज्ञात कीजिए, एफ का मान ज्ञात कीजिए, एफ का मान ज्ञात कीजिए। चलो एफ का मान ज्ञात कर लो भाई। तो आपको पता है भाई, आपको मैंने बताया भी है बार बार सर, कार्य क्या होता है? कार्य, किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उसमें क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य, एफ इंटू डी। क्या कहलाता है? एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी। तो यहां पे कार्य की वैल्यू कितनी है? 480 जूल। फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स की तो वैल्यू ज्ञात करना है सर। और डिस्प्लेसमेंट दिया है सर 15 मीटर। कितना दिया है सर? 15 मीटर। तो यहां पर हो जाएगा 480/15 इक्वल टू एफ। इसको आप लोग बता दो भाई, एफ की वैल्यू कितना आ रही है। तो एफ की वैल्यू आप ही लोग बता दो कितना आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। जी हाँ सर, हमने 32 निकाल लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 32 न्यूटन। मतलब आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। दैट्स क्लियर। 15 एकम 15 है ना, और 15 तिया 45 बेटा, और 3 बच गया, और 15 दूनी क्या? 30। ठीक है, तो दैट्स क्लियर। आंसर कितना आ गया? 32 न्यूटन। न्यूमेरिकल प्रश्न बनाना चाहिए। न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या दिया है उसको ढूंढना। मैंने पिछले क्लास से ये चीज को बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको ढूंढना है। आपको कुछ नहीं आता, लेकिन रिलेशन आपको जानना है कि दिया क्या है। तो दिया ये है, दिया ये है, दिया ये है, ये लो, ये सब दिया है सर। तो हमको पता है सर कि हमको पूछा गया है न्यूटन, है ना। तो कार्य दिया है ना, दूरी दिया गया है, दुनिया भर की चीजें दी गई है। ये तो सिर्फ गुमराह कर रहे भाई कि 25 किलो का है। कितने किलो का है? 25 किलो का है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 32। कितने आंसर हो जाएंगे? 32। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? विमान गया, तो कौन सा बल है भाई जो विमान को चलाएगा? एक नंबर का बोल रहा है उत्प्लावन बल, बी बोल रहा है घर्षण बल, ठीक है, उत्प्लावक बल या घर्षण बल या प्रणोद बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ये बता दो सर। फार्मूला याद नहीं होता, पेज में लिख लो ना भाई।
कार्य क्या होता है इसमें, क्या कार्य बराबर क्या, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये लो, बल बराबर क्या, तो बल बराबर एम ए, ऐसे पूरा फॉर्मूला लिख लो, पी इक्वल टू क्या, वी आई। ठीक है, तो छोटा छोटा फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल याद होगा। एक पेपर लो, उसके आगे पूरे जितने फार्मूला फिजिक्स के छोटे छोटे जब भी बना रहे हो लिख डालो। अभी मेरी क्लासेस को देख लो ना, उसमें इतना फार्मूला बता दिया हूं, उससे ही आपका काम चल जाएगा। सर मैं 25 किलो में कंफ्यूज नहीं, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है भाई। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पे फिलहाल ये दिमाग लगाना है कि बल वायु के माध्यम से विमान को चलाता है। उत्प्लावन बल जो होता है वो उपलाने में काम करता है ना। आप मस्त स्विमिंग पूल में लेटे हो, आप उपलाए हुए, उत्प्लावन बल आर्किमिडीज ने देके चला गया। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। घर्षण बल एक विरोधी बल है जो दूसरे को रोकने का कार्य करता है। तो घर्षण बल चीजों को रोकने का कार्य करता है, ये विरोधी बल है। कैसा बल है, विरोधी बल है, जो दो तलों के बीच लगने वाला बल है। जैसे कि एक तल है, ये एक तल मेरा हाथ की वाली हथेली, उस पर कोई चीज को मैं चला रहा हूं, तो ये जो तलों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। और जबकि इसमें जो वायुयान को चलाने वाला वो क्या कहलाएगा, प्रणोद बल। आपके यूनिट 9वीं क्लास के बुक में दिया है प्रणोद बल के बारे में। किसके बारे में, प्रणोद बल के बारे में। तो वहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया है, प्रणोद बल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, साध्य पीएससी एकेडमी प्रयोगशाला परिचारक के लिए डेडिकेटेड है, निरंतर रूप से आपको तैयारी कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, चाहे वो साइंस की ई बुक हो, चाहे क्लासेस हो जिसमें 70% ऑफ रखा गया हो, चाहे आपके टेस्ट सीरीज हो जो कि शुरू हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज में अभी भी आपके पास समय, ज्वाइन कर सकते हो। पुराना वाला भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और आने वाले जो 3 टेस्ट बचे हैं वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि पूरी तरीके से व्यापम के तर्ज पर लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं, ये साइंस की ई बुक जो कि साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी, कहीं बुक डिपो पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ई बुक है जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म पे हमारा साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद इस बुक को क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे। कुछ भी दिक्कत होगा तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको दिखा रहेगा 6265369642। चलिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा बेटा 10 किलो द्रव्यमान, ये लो दिया क्या क्या उसको नोट करना कि दिया क्या क्या है। सर टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस प्रकार कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा। अभी दिया क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है उसको देख लेते हैं भाई। चलो इसको बता दो भाई। अब यहां पे आपको सब चीज आपने देख लिया, चलो इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूं कि पेपर में इसको कैसे बना। हमको कुछ नहीं आता, हमको तो प्रश्न बस देखना, उसके बाद बनाना है। तो हमको दे दिया बेटा एम की वैल्यू 10 किलो, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो एम की वैल्यू दी 10 किलो। एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी दे दिया है। एक समान वेग से जा रहा है, इस पर कार्य करने वाला कुल बल F बराबर होता है बेटा m इंटू ए। सर इस फार्मूला का उपयोग आपने क्यों किया, सबसे पहला क्वेश्चन, यही फार्मूला का उपयोग आपने क्यों किया। ये गति का दूसरा नियम बोलता है F इक्वल टू m है, किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रम अनुपाती होता है, वहीं से लियो। अब यहाँ पे m की वैल्यू दी है इसलिए मैं m की वैल्यू लिख लिया। v मतलब वेग, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में परिवर्तन की दर समय के साथ एसिलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। अब देखो यहाँ पे v दिया है, यहाँ पे a है, यहाँ पे v, यहाँ पे a। चलो m की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, m की वैल्यू दिया है सर 10 किलो। अब गुना a की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे कि 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये त्वरण की जगह मत ला देना, क्योंकि त्वरण मतलब क्या, वेग में परिवर्तन की दर, उसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया तो वेलोसिटी। एक समान वेग, कोई चीज जब एक समान वेग
जब कोई चीज एक समान वेग से आगे बढ़ता है ना, एक समान वेग, जैसे अब गाड़ी चला रहे हो, अब एकदम गाड़ी में आप एकदम ऐसे फिक्स पकड़े हो एक्सीलेटर को, अब पकड़े हो एक समान मतलब एक ही वेलोसिटी से जाएगा, तो आपने उसमें कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहे हो, कोई एक्सीलेटर नहीं दे रहे हो, एक्सीलेटर मतलब बढ़ा घटा नहीं रहे हो, तो जब बढ़ा घटा नहीं रहे हो मतलब एकदम से पड़ोगे तो त्वरण का मान क्या, जीरो, तो त्वरण का मान क्या, जीरो जीरो जीरो। अब जीरो किसी संख्या से गुणा करोगे तो जीरो ही मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इक्वल टू इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने उस समय एक समान वेग है ना, जैसे मैं यहां से रायपुर जा रहा हूं, एकदम से फेविकोल में एकदम चिपका दिया हूं एक्सीलेटर को, चल रहा है अपना एक समान वेग, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चाह रहा जितना जा रहा है उतना जा रहा है, भाई मैंने एक्सीलेटर दिया ही नहीं है, एक्सीलेटर जो कि वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा, अब यहाँ पे एक्सीलेटर मैंने दिया नहीं मतलब जीरो है, तो जीरो मतलब किसी भी चीज को जीरो से गुणा करेंगे जीरो। ये लो, किसका किसका सही है, इस प्रकार से प्रश्न में ही बना है, प्रश्न में ही छुपा है जीवन का सार। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आपसे पूछ रहे बेटा, एक समान वृत्तीय गति, वृत्तीय गति मतलब क्या, किसी पिंड का या किसी निकाय का सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति किसी अक्ष के समीप है ना, वृत्तीय गति कहलाता है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरे एक अलग क्लास में करा दीजिए ना, करा ही रहा हूं भाई, है ना, आप साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फ्री में करा रहा हूं भाई, आप सर्च करोगे साइंस बाय राकेश सर, ठीक है, हर एक चैप्टर का अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको हर एक टाइप का बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दोगे, लाइक करोगे क्या होगा, मेरी फ्री की जितने भी वीडियो हैं जो कि मैं आने वाले पूरे 3 अगस्त तक कराऊंगा, सब डेली मिल जाएगा आपको 4 बजे, 4 से लेकर 4:15 के बीच में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो इसको बता दो, एक समान वृत्तीय गति में, अब ये कौन सा क्लास का, 9वीं क्लास का है, अब ये नहीं बनेगा तो मैं क्या करूं भाई, पढ़े नहीं हो तो क्लास को ज्वाइन किए नहीं थे, ठीक है। बता दो कि वेग नियत होता है, दूरी नियत होती है, विस्थापन नियत होती है, चाल नियत होती है, एक समान वृत्तीय गति, ये लो भाई, एक समान वृत्तीय गति, दूरी नियत, विस्थापन नियत, क्या नियत होती है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे बच्चों का, आपने कभी मौत कुआं देखा है, मौत कुआं गए हो कि नहीं गए हो, कोई मौत कुआं गए हो कि नहीं गए हो, मौत कुआं जहां पे कार बाइक, खताड़ा खताड़ा बाइक, खताड़ा खताड़ा कार एकदम से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, गए हो कि नहीं गए हो, कितने लोग गए हो मौत कुआं, उसी तो वृत्तीय गति, कितने लोग गए हो, देखो ना एकदम एक दूसरे के हाथ पकड़ के मस्त घूमते रहते हैं, एकदम राउंड लगाए रहते हैं मौत कुआं में ना, मेला में आता है मौत कुआं, कौन सा कुआं, मौत कुआं, कितने लोग देख चुके हो, वीरेंद्र बोरा मैं देख लिया हूँ, स्वीटी बोरी देख लिए हैं, प्रतिमा बोरी देख लिए हैं, त्रिवेणी बोरी गए हैं सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जब देख लिए हो तो क्या देखे उसको बता दो, क्या देखे हो, कभी सोचे हो कि वो वृत्तीय गति कैसे कर रहा है, वो भी एक ही स्पीड में कैसे कर लिए, वृत्तीय गति कैसे कर रहा है मौत कुआं में, क्या दूरी फिक्स है, क्या नियत होती, क्या विस्थापन नियत है, क्या चाल नियत है, क्या कि वेग नियत है। वेग होता है बेटा वेग, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, इकाई समय पे होने वाले विस्थापन को बोलते हैं वेग। दूरी क्या होता है, किसी पथ की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी, परिभाषा यहीं से बता दे रहा हूं, छोटा मोटा क्वेश्चन तो यहीं पे है ना। वेग क्या, विस्थापन बटे समय, और दूरी क्या, एक पथ की लंबाई क्या बोलते हैं, दूरी। विस्थापन क्या है, विस्थापन मतलब होता है शॉर्टकट, सबसे मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टकट बोलते हैं ना, शॉर्टकट जाने का रास्ता ये है, तो विस्थापन बता रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे बोलते हैं ना शॉर्टकट जाना है तो ये वाले रास्ते से जाना, तो वो क्या है, विस्थापन, फिजिक्स की भाषा में क्या है, विस्थापन। और एक है चाल, और चाल क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय को क्या बोलते हैं, चाल, अंग्रेजी में स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड। तो वहां पे हम ये देखते हैं कि उनकी स्पीड क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है। चाल क्या होती है, फिक्स होती है, चाल क्या होती है, नियत होती है। तो जब एक समान वृत्तीय गति होती है उस समय उसके वेलोसिटी जो होती है, सॉरी वेलोसिटी बोलता हूं, स्पीड जो होती है वो स्पीड क्या होती है, फिक्स होती है। हम ये देखते हैं क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। चलिए चाल क्या होता है, नियत। आगे बढ़ते हैं, नियत मतलब कॉन्स्टेंट्स। एक प्रतिध्वनि, अब ये कहां से आ गया वाला प्रश्न,
ये ध्वनि वाले में करा दिए हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न कहां से आया? चलो, रॉकेट और जेट, दो प्लेन है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत पर व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं? ठीक है, इसको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है कि जो रॉकेट नोदन है या रॉकेट जो होते हैं या जो जेट प्लेन है, इसकी उड़ान किस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, किसका एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको बताना है। कुआं क्यों नाम दिया गया? कुआं इसलिए गड्ढा है, और मौत कुआं क्योंकि खतरा है ना, इसलिए मौत कुआं बोल दिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलो बता दो, ये बता दो भाई, इसको तो बचपन में पढ़ते आओगे यार। इसको जिन्होंने 9वीं 10वीं, अब ये नहीं पता होगा ना तो मत करो यार प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी। सही बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा तो लगेगा, लेकिन मत करो। ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि वहां अगर गिर गए तो डायरेक्ट ऊपर। ये क्या है? ठीक है, तो रॉकेट और प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक है? द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, बल संरक्षण। ये लो, अब ये ऊर्जा संरक्षण का तो हो ही नहीं सकता, बल संरक्षण का तो हो ही नहीं सकता। एक बचा द्रव्यमान और एक बचा रेखीय संवेग। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन दे दिया है। फिर भी कुछ बच्चों का गलत है, ऊर्जा संरक्षण बोल रहे हैं। ये लो भैया, संवेग संरक्षण के नियम P = mv, क्लास में पढ़ाया था। संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित है। किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, चाहे वो रॉकेट नोदन हो, चाहे जेट प्लेन हो। द्रव्यमान संरक्षण, ये द्रव्यमान मतलब पता है? द्रव्यमान मतलब अगर मैं जितना हूं, मैं दिन भर काम करूं तो मेरा द्रव्यमान उतना ही रहेगा, चाहे मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, उसका सब चीज सही रहेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा जितना है उतना, वो ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी, रेखीय संवेग संरक्षण। संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, ये भी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। चलिए, एक और क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में एक एथलीट के पास अधिकतम त्वरित गति होगी? त्वरित गति मतलब एसिलिरेशन होगा। त्वरण होता है बेटा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को, दर मतलब समय है ना, इकाई समय में होने वाला वेग में परिवर्तन क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एसिलिरेशन। अब जब एसिलिरेशन होता है तो अधिकतम त्वरित गति किस समय होगी? जब एक एथलीट है ना, इसको आपको बताना है। तो एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ने पर, एक षटकोणीय पथ पे दौड़ने पर, एक अष्टकोणीय पथ पे दौड़ने पर और एक आयताकार पथ पे दौड़ने पर। अब ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। अब इसको बच्चा बिल्कुल बना लेगा जिन्होंने कॉमन सेंस का प्रयोग किया। बिल्कुल कॉमन सेंस वाले बिल्कुल बना सकते हैं। कौन कौन वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देना यार। चलो बता दो, इसका आंसर बता दो। और जितने बच्चे जो बाद में वीडियो देखेंगे कमेंट कर देना आंसर ABCD होगा कि क्या होगा, क्योंकि मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ने पर है ना, आपकी अधिकतम त्वरित गति होगी, इसको हमने देखा है। ठीक है, तभी तो भाई वो बनाया जाता है ना, वृत्ताकार पथ जो मौत का कुआं है। ठीक है, बाकी तो कोई पढ़ने का है, इसको तो चैप्टर में ही है। कॉमन सेंस इसलिए बोला क्योंकि हमने कभी षटकोणीय पथ के बारे में पढ़ा ही नहीं, हमने कभी अष्टकोणीय पथ के बारे में पढ़ा ही नहीं, आयताकार पथ के बारे में पढ़ा। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? वृत्ताकार पथ। तो काहे का BCD होगा आंसर। समझ लो बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को कहा जाता है? किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को कहा जाता है तत्कालिक वेग, परिवर्तनशील वेग, औसत गति या एक समान गति। बढ़िया क्वेश्चन है, मजबूत क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बता दो भाई कि किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को क्या कहा जाता है? तत्कालिक वेग बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे कि एक समान वेग बोलेंगे? बढ़िया क्वेश्चन, 9वीं के बुक से डायरेक्ट इसको कॉमन सेंस वाले प्रश्न में बना दिया गया। ठीक है, चलो बनाओ भाई। कौन कौन प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो? तैयारी तो सभी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बनना तो चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, मोटिवेट रहो यार पेपर तक। ठीक है, बिल्कुल MCQ करते रहो। इसके लिए साइंस की बुक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमारी साइंस की बुक जहाँ में पूरे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। साध्य PSC एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, किसी भी बुक डिपो में नहीं है, है ना। ये ई बुक है, मतलब आपको इसका PDF फॉर्म में मिलेगा।
ठीक है, चलिए तत्कालिक वेग ठीक है, क्या बोलते हैं, तत्कालिक वेग बोलते हैं। तो किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को तत्कालिक वेग के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। एक समान वेग कहने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, और वो एक समान रहती है, ठीक है। यहाँ पे तत्कालिक वेग है, क्या है तत्कालिक वेग। गतिमान बस में एक यात्री, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया हुआ है, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए कि गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लग गया। बस चल रहा है और अचानक से आप आगे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा करेंगे, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। चलो बता दो भाई न्यूटन का कौन सा नियम है ये, तो ये है बेटा न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम है ये बोलता है जड़त्व के नियम की परिभाषा। किसकी परिभाषा, जड़त्व की नियम की परिभाषा। जड़त्व क्या है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। अब कोई आदमी बैठा है मस्त तो बैठा ही रहेगा, कोई आदमी मान के चलो घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, कोई पंखा चल रहा है तो पंखा चल ही रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक उसको बल लगा के रोका ना जाए या स्विच ऑफ नहीं किया जाए। तो कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। कब तक, जब तक उस पर बल ना लगाया जाए। अब मुझे कोई बताएगा कि ये बल कैसा बल है, ये बल होता है बेटा असंतुलित बल। कैसा बल होता है, असंतुलित बल। दो प्रकार का बल होता है, संतुलित और होता है असंतुलित। ये पेपर में पूछा जाएगा, असंतुलित बल, ठीक है। ऐसा बल, असंतुलित बल लगा के रोका जाता है, संतुलित नहीं असंतुलित। संतुलित मतलब दोनों तरफ से बराबर बल, और असंतुलित मतलब एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम। तो ये असंतुलित बल लगा क्या किया जाता है, रोका जाता है। जबकि ये न्यूटन का जो पहला नियम है तीन प्रकार का बात करता है। पहला विराम का नियम, दूसरा होता है गति का नियम, किसका नियम, गति का नियम, और तीसरा होता है जड़त्व का नियम जो कि दिशा का नियम। तो ये न्यूटन का पहला नियम जिसको जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, इसके तीन अंदर और नियम है, विराम का नियम, गति का नियम और दिशा का नियम, जिसको हम लोग विराम का जड़त्व का नियम, गति का जड़त्व का नियम और दिशा का नियम। क्या क्या है सर, एक बार इसको समझा दीजिए। तो सुन लो बेटा, विराम का बोलता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। जैसे कि पेड़ को जब तक हिलाओगे नहीं, उसके पत्ते और उसके जो वो है नहीं गिरेगा नहीं। खाट में लगा हुआ धूल वो गिरेगा नहीं जब तक उसको मारोगे नहीं। तो यह है विराम का नियम। गति क्या, पंखा चल रहा है चलते ही रहेगा जब तक उसको रोकोगे नहीं। बस के अचानक से रुक जाने पर, बस के अचानक से रुक जाने पर आप आगे गिरोगे कि पीछे गिरोगे। तो जब चालू होता है बेटा तो आप आगे की ओर रुकते हो, और जब रुकता है तो आप पीछे की ओर गिरते हो, सॉरी आगे की ओर गिरते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के पहले नियम। इसका पहला नियम न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। इसका नियम न्यूटन का पहला नियम, तो याद रखना न्यूटन का पहला नियम। तो जब बस गति करता है, क्या करता है, गति करता है, तो गति करने पर आप अचानक आगे की ओर जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, बस अचानक रुक गया है, क्या भाई, अचानक रुक गया है। तो बस जब अचानक रुकता है तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। न्यूटन का पहला नियम जिसको जड़त्व के नियम से जानते हैं। दूसरा नियम को बताओगे किस नियम से जानते हैं, और न्यूटन के दूसरे नियम को और किस नियम से जानते हैं। चलो इसको तो बता दिया मैंने, जड़त्व के नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम किस नियम के नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, जूतों के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। जूता होता है ना, जूता खांचा खांचा बना रहता है, देखना उसके डिजाइन, उसके पैटर्न नीचे पलट के देखना, आपको दूसरा दिखाई देगा। बल का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बल का नियम। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ये बोलना नहीं है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट कर देना कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए ये बता दो भाई कि जूते के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है, कि जूते को अधिक सुरक्षा देने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, जूते की आयु बढ़ाने के लिए। चलो बता दो, जूते की आयु बढ़ाने के लिए, जूते की आयु क्या लेना देना, ऐसे ऐसे ऑप्शन काट देना। जूते को अधिक सुरक्षा देने के लिए नहीं, फिजिक्स में उसके जूते का आयु बढ़ाने से क्या संबंध है। फिजिक्स में जूते को अधिक सुरक्षा क्या करोगे, चलेगा तो जमीन पे ही। तो बचेगा क्या, दो ऑप्शन, घर्षण को कम करने के लिए और घर्षण को बढ़ाने के लिए।
अब आप ही लोग बता दो कमेंट करके। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गया, दिल खुश। ऐसे सबका आंसर आना चाहिए। कविता, स्वीटी, नेहा, वीरेन, जगदम्बा, ऋषि, प्रतिमा, अयोध्या, वंदना, त्रिवेणी, नंदनी, वंदना, जितने बच्चे हमारे, सबका करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 3, घर्षण को बढ़ाने के लिए। क्योंकि घर्षण ज्यादा बढ़ेगा तो हम गिरेंगे नहीं। लेकिन कुछ बच्चों का आंसर बी था, इतना मारूंगा, बी कैसे हो सकता है? घर्षण बढ़ेगा तभी तो हम ज्यादा दौड़े पाएंगे ना, घर्षण कम लगेगा तो गिर नहीं जाएंगे। अब बर्फ पे चलोगे कि जमीन पे चलोगे? बर्फ पे चलोगे, बर्फ के सीली पे, तो फिसल के गिरोगे, क्योंकि घर्षण नाम की चीज ही नहीं है। तो घर्षण कम होगा बेटा तो गिर जाओगे, घर्षण बढ़ेगा तो खेलते रहो, दौड़ते रहो, कूदते रहो। तो वो कभी पॉसिबल है जब जूते में खांचे बने होंगे और घर्षण बढ़ेगा तब। दैट्स क्लियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है बेटा कि 4 किलोग्राम की एक वस्तु विराम अवस्था में है, एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत या 5 मीटर सेकंड की चाल से प्राप्त करता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? चलो अब इसको बना दो भाई, इसको बना दो। इसमें तो मैं कोई है ना आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये तो बनना चाहिए। क्या क्या दिया है? द्रव्यमान किलोग्राम है ना, और क्या दिया है? नियत बल की क्रिया के अंतर्गत इतना इतना की चाल, स्पीड दे दिया या वेलोसिटी बोल सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड। बल द्वारा किया गया कार्य, आपको बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। चलो ये बना दो भाई, ये बना दिए तो मेरा दिल खुश कि हाँ मेरे बच्चे लोग जो जुड़े हुए हैं है ना, इससे एक क्वेश्चन तो बन रहा है, न्यूमेरिकल तो बन रहा है यार। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत बल लगाए हैं और उसकी स्पीड दिए हैं, ठीक है, बल लगा के उसकी स्पीड दे दिए हैं भाई, भी की वैल्यू दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखो, इसको थोड़ा दूसरा नजर से देखते हैं। आपको दिया क्या क्या गया है? बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है, बल द्वारा किया गया कार्य। अब वो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा कार्य है? कैसा कार्य है? तो आपने थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझो। आपके पास एक 4 किलो की वस्तु है जो कि विराम अवस्था में बोल रहे हैं। थोड़ा समझते हैं इसको कि कैसे बनाते हैं। विराम अवस्था में एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत इतना चाल। अब इसको मैंने थोड़ा सा बल दिया, अब बल दिया तो इसकी वेलोसिटी में थोड़ा चेंजेस हुआ। पहले पता नहीं 0 रहा हुआ, तो स्टार्टिंग में 0 थी इसकी वेलोसिटी, कितनी थी? 0। लेकिन इसको मैंने कितना दिया? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दिया। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, वो रिलेशन क्या है याद आ रहा है आपको? वो रिलेशन है बेटा 1/2 mv²। क्या है? 1/2 mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी को बताता है, गतिज ऊर्जा को बताता है। और यहाँ पे आपने गति तो दे रहा है, जो कार्य आपने कर रहा है, जो किया गया कार्य है, ये बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो बल द्वारा किया गया कार्य कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अगर मैं 1/2 m की वैल्यू लेता हूँ 4 है ना, और v की वैल्यू 40 नहीं है, सॉरी 4 है, ठीक है, ये 4 है भैया ना, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट है ना, ये 4 है, ठीक है, कितने हैं? 4, 4.0, ठीक है, तो मैं गलती से यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गया था, ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4, ठीक है, कितना है? 4 है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 m की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4.0, मतलब 4 दिया है। v की वैल्यू कितना दिया? 5, कितना दिया? 5, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 4 गुना 25, कितना हो जाएगा? 25, 25 चौक 100, और काइनेटिक हो जाएगी 100/2, 100/2 हो जाएगा बेटा 50 जूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 50 जूल। तो जिन जिन बच्चों का आंसर 50 जूल आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, 50 जूल वाले बच्चे जितने भी हैं सबका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में, एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर/आवर से इतना किलोमीटर तक त्वरित होती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इतना तो पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्वेश्चन को पढ़ लो कि एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में, मतलब समय तो दिया है सर, है ना, समय तो दे दिया है सर, 18 किलोमीटर से इतना किलोमीटर तक त्वरित होती है। तो यहाँ पे दूरी बताना है, और ये इंपॉर्टेंट है, दूरी बताना है तो यहाँ पे तो किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर 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 मीटर, मतलब यहाँ पे सेकंड दिया है और यहाँ पे आपको किलोमीटर पर घंटा दिया है, मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा सर। बनाओ बनाओ। कैसे चेंज करेंगे, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब इसको आपको करना है मीटर पर सेकेंड, तो छोटा करना है, तो छोटा करना है तो इसको क्या करेंगे, 18 गुना 5/18, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा दिया है कितना, 72 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर पर घंटा। इसको भी क्या करेंगे, 72 गुना, छोटा करेंगे तो छोटा 5/18, 18 के 18 दूनी 36 और 3 72, 54 3 72, तो 4 5 चौक 20, तो यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 15 हम 150 बनाओ भाई। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी बताना है आपको, दूरी। ठीक है, दूरी आपको बताना है। चलो ये बना दो भाई, ये बना दो। चलो चलो, देख पा रहा हूँ किसी का। जय हिंद सौरभ जी। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओ भैया ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना, बट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो इस क्वेश्चंस को बनाओ। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि टाइम दिया है, सब दिया है, हमने इसको 5 मीटर से कन्वर्ट कर लिया है, तो छोटा मोटा वाला काम तो हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों को चलते हैं। यहाँ पे टाइम दिया है सर 10 सेकेंड, कितना दिया है, 10 सेकेंड। प्रारंभिक वेग हमने निकाला है, पहले इसको कन्वर्ट किया तो आया है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो अंतिम वेलोसिटी है उसको 72 को हमने किया तो 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला हमने निकाल लिया है। अब आपसे पूछा गया चाल की गई तय दूरी, तो यहाँ पे चाल बटे दूरी बटे समय तो ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस ये करना है। क्या करना है सर, हमको यहाँ पे त्वरण पहले निकालना पड़ेगा, और पहला आपको गति के समीकरण का पहला नियम बोलता है v = u + at, v = u + at, ये गति का पहला समीकरण है, v = u at। तो v मतलब क्या, ये 20, u की वैल्यू कितना 5, a की वैल्यू कहीं दिया है क्या, नहीं, तो a निकालना है सर, और t की वैल्यू कितना दिया है 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 15/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, 15/10 इक्वल टू a। तो यहाँ पे आपको जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो मिल गया बेटा आपको a की वैल्यू। दूसरी तरफ अगर आपको तय की गई दूरी निकालना है तो s इक्वल टू होता है ut + ½ at²। ये गति का दूसरा समीकरण है, जिन लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो s इक्वल टू होगा, u की वैल्यू कितनी दी है, तो u की वैल्यू दी है 5, t की वैल्यू दी है 10 प्लस ½ की वैल्यू इतना, a का मान हमने अभी निकाला 1.5, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी दी है, तो t की वैल्यू है आपकी 10 का स्क्वायर। कितने की स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5×50, ठीक है, 1.2, 1/2 इंटू 1.5, यहाँ पे 100। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या,
यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करना है ब्रो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एस की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 50 प्लस 15/2 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 10 कट जाएगा, और यहाँ पे 10 और 10 कट गया तो बचेगा 10 ही बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 पंचे 75, और 75 प्लस 25 125, ठीक है। तो जिन बच्चों का 125 आ रहा होगा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 125 मीटर वाले जितने ही बच्चे हैं करेक्ट आंसर। ये कैसे बनेगा सर, तो जब तक आपको गति का समीकरण नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरी क्लास बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे आपसे आगे बढ़ जाना, ठीक है। बाकी कोशिश करना, अगर पता है तब कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 125 मीटर। अगला क्वेश्चन जो कि आपके पूछ रहा है कि गति का पहला समीकरण, वही जो हमने बताया कि गति का 3 समीकरण होता है। चलो एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि गति के कौन कौन से समीकरण हैं। गति का समीकरण पहला बोलता है बेटा v = u + at, ठीक है। दूसरा बोलता है s = ut + ½ at², ठीक है। और तीसरा बोलता है v² = u² + 2as, ठीक है। ये 3 कंडीशन फॉर्मूला है। अब ये गति के समीकरण कहलाते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि v क्या है, तो v बेटा अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम वेग। कौन क्या है उसको भी जानना जरूरी है, अंतिम वेग, ठीक है। u क्या है, तो u है बेटा प्रारंभिक वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। a क्या है, तो a एक्सीलरेशन है, त्वरण है। और t को बताने की जरूरत नहीं, t क्या है, समय है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ बचा है क्या, s क्या है, दूरी है, विस्थापन है। दूरी है, विस्थापन बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये सब चीज दिया है। सर कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं, तो जैसे कि मान के चलो आपको भूख लगा है, क्या लगा है बेटा, भूख लगा है। अब आपको लगी है भूख, सर कौन, जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा, तो आपके लिए यहाँ पे जरूरत, फिजिक्स में यही खासियत है, आपको अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को करना है। जैसे आपको लगा तेजी से भूख, तो आपके सामने सर 3 दुकान है। एक दुकान है सर चप्पल का दुकान, दूसरा है सर, है ना, दूसरा कौन सा दुकान है, तो दूसरा है कपड़ा दुकान, और तीसरा है बेटा भोजन का दुकान। कौन से दुकान में जाओगे, आपको लगी भूख, एक है चप्पल का दुकान, एक है कपड़ा का दुकान, आपका एक है भोजन का दुकान, किस दुकान पे जाओगे। सर मुझे तो चप्पल खाने की आदत है तो मैं तो चप्पल दुकान में जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको कहाँ जाना बेटा, तो आपको जाना है भोजन की दुकान में ना। तो जहां जिसकी जरूरत होगी उसी को लाएंगे। अब जब आपसे दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में पूछा ही नहीं गया है तो आप इस फार्मूला को क्यों लगाएंगे। आपको अगर पूछा गया है अंतिम वेग के बारे में, वेलोसिटी, या फिर आपको प्रारंभिक आपको दिया 80, तो आप इसी फार्मूला का यूज करोगे ना, इसमें क्यों जाओगे, समझ रहे हो। तो आपको जहां पे दूरी दिया है, तब दूरी दिया तो यहाँ पे 2 जगह दूरी है, इसमें तो है ही नहीं। तो दूरी अगर पूछा नहीं तो ये भी फार्मूला नहीं लगेगा, ये भी फार्मूला नहीं लगेगा, केवल ये वाला लगेगा। दैट्स क्लियर, समझ गए। तो जो जिसकी जरूरत है वहीं पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि गति का पहला समीकरण है ना, जो कि गति का पहला समीकरण है, ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है, हमने देखा वेग और समय के बीच। किसके बीच बेटा, वेग और समय के बीच। v = u है ना + at, ठीक है। जहां पे v क्या है, वेलोसिटी है, और t क्या है, समय है, ठीक है। चलिए, ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, वो हल्का हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो वेग और समय, तो याद रखना गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, वह 8 मीटर पर सेकंड की दर से स्थिर अवस्था से गतिमान होती है। वह वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको दिया क्या क्या गया है। तो m की वैल्यू दी है 50 किलो, है ना। v की वैल्यू दी है 8 मीटर पर सेकेंड। स्थिर अवस्था से गतिमान होती है वस्तु की, कितना टाइम दिया है बेटा आपको, 15 सेकेंड। आपको बताना है कि डिस्टेंस, आपको बताना है डिस्टेंस। चलो इसको बनाओ भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो ये बना दो भाई।
सबसे बनने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मीटर सेकंड स्क्वायर है, मतलब एक ही वैल्यू दी है, ठीक है। आपको एक ही वैल्यू दी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा लगा ही था, है ना, टाइपिंग मिस्टेक वजह से। यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो बनाओ भाई। तो वो छोटे छोटे चीज अगर गलत होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। पढ़ो, एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, तो वह 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से स्थिर अवस्था से, पहले कैसी अवस्था है, स्थिर मतलब रुकी हुई थी, है ना, गतिमान होती। तो पहले तो स्थिर थी, उसके बाद जब उस पे हमने एक एक्सीलरेशन दिया 8 मीटर पर सेकंड की अवस्था से, तो वो क्या हो गई, गति हो गई, गतिमान हो गई। वह वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। आपको दिया क्या गया है, तो भाई एम की वैल्यू दी है 50 किलो, ए की वैल्यू दी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी दे दिया है ना 15 सेकेंड, और आपको क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। अब अभी मैंने आपको बताया है कि 3 गति के समीकरण है, अब 3 गति के समीकरण जिसकी आवश्यकता है। अब पहले वाले की आवश्यकता है नहीं, अब आपको लगा क्या, भूख, आपको लगा भूख, तो भोजन। अब भोजन है आपके पास, और यहाँ पे अलग अलग 3 दुकान है, मैंने बताया चप्पल का दुकान, पहला दुकान किसका है, चप्पल का दुकान, दूसरा है कपड़ा दुकान, और तीसरा है बेटा भोजन का दुकान। अब यहाँ पे जब फार्मूला में आपको एस की वैल्यू निकालना है, तो एस वाला कौन सा है, गति का समीकरण 2। पहला क्यों लगाओगे, आपको लगी है भोजन, भूख लगी है, सॉरी क्या लगी है, भूख लगी है, तो कहाँ जाओगे, भोजन की दुकान में जाओगे ना। नहीं सर मुझे तो चप्पल खाने की आदत है, तो चप्पल दुकान थोड़ी चले जाओगे, आपको कहाँ जाना है बेटा, आपको जाना है भोजन की दुकान में। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो गति का दूसरा समीकरण लगेगा, जो कि है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो क्या क्या दिया उसी को लिखते हैं। तो एस की वैल्यू हमको निकालना है, यू, तो ये बोला स्थिर अवस्था, और कोई भी चीज जब स्थिर अवस्था में रहता है तो उसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगी, तो 0 हो जाएगी। टी की वैल्यू दी है क्या, यस 15 सेकंड दी है, प्लस हाफ ए की वैल्यू दी है सर, यस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 8, टी की वैल्यू कितने दी है 15। कैलकुलेशन करो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 4, 15 चौक 60, तो जिन बच्चों का आंसर कितना है भाई 60, है ना। अब 60 देखो यहाँ पे किसमें है, यहाँ पे आपको मीटर में लाना है, किसमें लाना है, मीटर में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ चुका है किसमें, आपका किलो में दिया है, वहां पे मीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है। तो ये इसको फिर आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आपको पता है कि बड़े करना है तो इसको 18/5 से गुणा करके बताया, और छोटा करना है तो 5/18। अभी आप लोग की काम है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, बिल्कुल 900 आएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, 15 छक्का 90, 900 आएगा। तो जिसका जिसका 900 मीटर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलो, तो फिर ऐसे ही प्रश्न आप और कर सकते हैं हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, हमारी साइंस की ई बुक, जहाँ पे आप विभिन्न चैप्टर वाइज चीज़ों को कर सकते हैं, जो कि आपके साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। अगर आपको इस बुक को लेने में किसी प्रकार की कुछ भी समस्या, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये आपको केवल और केवल पीडीएफ फॉर्म में अपने एप्लीकेशन मिलेगा, किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, जितनी भी हमने क्लास ली हुई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो लाइक कर दो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। कल मुलाकात होगी, और कल एक नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, जो होगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, जहां ओम के नियम, प्रतिरोध, ठीक है, इन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है सर। टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है भाई। पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। मास का कोई मतलब नहीं रहता सर, बिल्कुल मास को सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए